प्रिय संस्कृत मित्रांनी, नमः संस्कृताय. वेलकम टू फिल द फॉर्म यूट्यूब चैनल. यूजीसी नेट पेपर 2 संस्कृत फ्री क्लासेस यूनिट 5 व्याकरण एवं भाषा विज्ञान सामान्य परिचय और क्लास नंबर हमारी है 88 और क्लास का टाइम जो हमारा है वो डेली 6 PM बाय नीतू चौधरी. ये हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, वहां पे जाकर फॉलो अप करोगे तो हमारे जितने भी क्लास के लिंक्स होते हैं और कुछ भी क्लास के रिलेटेड कुछ भी अपडेट होगा और कुछ भी इंफॉर्मेशन होगी वो सब आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा. और ये हमारे फिल द फॉर्म की एप्लीकेशन है जिसमें फ्री नोट्स, लाइव क्लासेस, 5000 प्लस MCQ प्लस PYQ एंड फ्री बुक्स आपको रीड आउट करने के लिए मिल जाएंगी. और ये हमारी फ्री क्लासेस का टाइमिंग है जो कि 9 AM को जीके की क्लास, 11 AM को पेपर फर्स्ट के लिए, 2 PM को पेपर फर्स्ट के MCQ, 6 PM को पेपर सेकंड जो हमारा संस्कृत है उसके लिए, 7 PM को हमारा शॉर्ट वीडियो मिल जाएगा और 9 PM को पेपर फर्स्ट के मैथ्स, रीजनिंग, DI उसकी क्लास आपको मिल जाएंगी. हाउ टू डाउनलोड नोट्स कैसे डाउनलोड करें, तो यहाँ पे हमारी वेबसाइट दी है www.ugcnet.com. वहां पे जाओगे और उस पर देखोगे तो डेली के डेली जितने भी हमारे क्लास होते हैं उसकी PDF आपको मिल जाएंगी. और मैं आपको बता दूं कि जो हमारे फिल द फॉर्म यूट्यूब चैनल है उस पर हमारी जो प्लेलिस्ट है सेकंड पेपर संस्कृत के लिए वो बन चुकी है. जो नए स्टूडेंट है उनको पुराने वीडियो देखना हो तो वहां पे आपको देख सकते हो और मिल सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, और आपको पता ही है जो हमारा फिल द फॉर्म है वो गिव अवे के नाम से जाना जाता है और हमने 22 मई जो हमारी गिव अवे हुई थी उस पर ये प्राइस रखा था. और जल्दी से हमारी नेक्स्ट गिव अवे भी होगी तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा. और जल्दी से एक बार सभी स्टूडेंट लिख लो वी वांट JRF. हमें क्या चाहिए, हमारा लक्ष्य, हमारा ध्येय क्या है, हमारा मिशन क्या है, जल्दी से लिख लो. ओके स्टूडेंट, आगे देखते हैं हमारा कंप्लीट सिलेबस. हमारा कंप्लीट सिलेबस कितना हो गया है, यूनिट 1, 2, 3, 4, 9, 10, 7, 8, 5 और यूनिट 6 हमारी बाकी है. हम 2 क्लास के बाद यूनिट 6 कवर करवा लेंगे. आज का हमारा टॉपिक है पारिवारिक वर्गीकरण. हमने नेक्स्ट क्लास में आकृति मूलक जो वर्गीकरण था वो देखा था और आज हम देखेंगे पारिवारिक वर्गीकरण. तो पारिवारिक वर्गीकरण, विश्व की भाषाओं में पारिवारिक वर्गीकरण के 18 भेद माने गए हैं. जर्मनी के विद्वान विल्हेल्म फॉन हुम्बोल्ट के अनुसार फ्रीडरिश म्यूलर भारतीय विद्वान तथा देवेंद्र नाथ शर्मा के अनुसार 18 भेद है. जो पारिवारिक वर्गीकरण है उसके भेद यहाँ पे बताया है कितने हैं, 18. पारिवारिक वर्गीकरण अर्थ तत्व एवं संबंध तत्व दोनों पर है एवं पारिवारिक वर्गीकरण को वंशानुक्रम पर भी आधारित होने से जेनेरोलॉजिकल यानी वंशानुक्रमिक, जनरा यानी वंश और भूगोल एवं इतिहास पर निर्भर होने से हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक भी कहते हैं. जो हमारा पारिवारिक जो वर्गीकरण है उसको क्या क्या कहते हैं, जेनेरोलॉजिकल यानी वंशानुक्रमिक और जो हिस्टोरिकल यानी इतिहास पर निर्भर. उसके बाद हम देखते हैं पहला उसमें यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया भूखंड. तो पहला है भारोपीय, भारत और यूरोप. हिंदी, मराठी, गुजराती, कैंतुम, शतमवर्ग ये सब जो भाषा है वो भारोपीय यानी भारत और यूरोप ये दोनों पे होती है यानी भारोपीय. उसके बाद है द्रविड़, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम तो ये हो गई द्रविड़. उसके बाद है बुरुशक्ति. तो बुरुशक्ति तो अंडमानी जो है अंडमानी वो हो गई बुरुशक्ति. उसके बाद है काकेशी यानी उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, उत्तर वर्ग और दक्षिण वर्ग. तो उत्तर वर्ग में जो है उत्तर और दक्षिण, तो उत्तर वर्ग में जो है कार्बेडिन, सार्कासियन, चेचेनियम, निश और लेगियन
ये हो गई उत्तरी वर्ग। और उसके बाद है दक्षिणी वर्ग, तो लासिस, जॉर्जियन, मैग्रेलियन और सामिनियन, ये हो गई दक्षिण वर्ग की। तो कौन सी है? काकेशी को दो पार्ट से, उत्तरी वर्ग और दक्षिणी वर्ग। उसके बाद है पांचवा यूराल अल्ताई, तो उसमें दो है, यूराल और अल्ताई। तो यूराल वर्ग में फिनु अग्री और समोयद। उसके बाद है अल्ताई वर्ग, तो उसमें तुर्की, मंगोली और मुंचई। उसके बाद है छठा चीनी, चीनी, तिब्बती, बर्मा यानी बर्मी, सियामी और अनामी। उसके बाद है जापानी, कोरियाई, जापानी और कोरियाई उसमें हो गई। उसके बाद है अत्युत्तरी यानी हाइपरबोली, यूक्रेन, कमचटका, चुकची और आइनू, ये हो गई अत्युत्तरी। उसके बाद है बास्क, इसमें 8 बोलियां आती है। उसके बाद है सामी हामी यानी सेमेंटिक और हेमेंटिक। तो सामी में क्या हो गया? अकदियन, अरमाइक, अरबी, एबिसिनियन और करानीत। उसके बाद हामी, हिब्रू, मिश्री, लिबियन, एथियोपिक, कुशित और मेरोइडिक। उसके बाद है अफ्रीका भूखंड, पहला था बारोपीय यानी यूरोप और भारत एशिया का भूखंड। उसके बाद है अफ्रीका भूखंड, उसमें सुडानी, बांतु, होतेतोन, ये हो गई उसकी भाषाएं। तो देखते हैं हम सुडानी, बुले, मनफू, कुनरी, नेलोटिक, बंतुइड, होसा, ये हो गई सुडानी। उसके बाद है बांतु, पूर्वी वर्ग, मध्यम वर्ग और पश्चिमी वर्ग, ऐसे 3 पार्ट्स में बांटी गई है। कौन सी भाषा? बांतु। ये बोलियों और भाषा जो है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि पारिवारिक जो भाषा का वर्गीकरण है वो कैसा है। तो पूर्वी वर्ग, उसमें जुलू, काफिर और साहिली। उसके बाद जो मध्यम वर्ग है वो सेस्तो। उसके बाद पश्चिमी वर्ग, उसमें हेरेसे और कॉन्गो। उसके बाद जो होतेनतोत है उसमें बुशमैनी, बुशमैन, सान, हेतोंतो यानी नामा, दमारा और संदेली, ये हो गई होतेनतोत। उसके बाद है ग प्रशांत महासागरीय भूखंड, उसमें मलय पेलोनेशियाई परिवार, तो मलय, जावी, सुंदरियन, दयक, फिजियन, मैक्रोनेशियन और मंजोरी और हवाईयन, तगल, टोंगन और समोन, ये हो गई जो मलय पेलोनेशियन परिवार की जो भाषा है वो। उसके बाद है पापुई, तो माफोर। उसके बाद है ऑस्ट्रेलियन, तो मैकरी और कामेलरोई। उसके बाद है दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार, मुंडकोल, मोन, खमेर, अनामी और निकोबार, ये हो गई दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार की भाषाएं। उसके बाद है अमेरिका भूखंड, अमेरिकी परिवार की कौन सी है? इसमें मॉय, कुईचाऊ, अथपस्कन, करीब, अक्कर, तूपी, गुआनी, अल्गोनिक, अजटेक, चेरोफी, बास्क आदि लगभग 1000 भाषाएं है। अमेरिका में कितनी है? 1000 भाषाएं। पारिवारिक वर्गीकरण के आधार पर स्थान सामीप्य, शब्द साम्य, व्याकरण साम्य और ध्वनि साम्य, ये 4 प्रकार हैं। उसमें स्थान सामीप्य यानी स्थान या क्षेत्र के समीपता से। उसके बाद है शब्द साम्य यानी शब्दावली की समानता और शब्द अर्थ की समानता। उसके बाद है व्याकरण साम्य यानी पद रचना, वाक्य रचना में समानता। उसके बाद है ध्वनि साम्य यानी प्रयुक्त ध्वनियों में समानता। उसके बाद है भारोपीय परिवार की शाखाएं, इसकी मुख्यतः 10 शाखाएं है। कितनी है? 10। किसकी? भारोपीय यानी भारोप और यूरोप के परिवार की जो शाखा है उसकी 10 शाखाएं हैं। तो देखते हैं हम। भारत की रानी पहली है, उसके बाद है बाल्टो, स्याविक, उसके बाद है आर्मीनी, उसके बाद है अल्बानी यानी इलिरी, उसके बाद है ग्रीक यानी हेलेनिक, उसके बाद है कैंटिक, उसके बाद
जर्मानिक यानी ट्यूटानिक, उसके बाद है इटालिक, उसके बाद है हिटाहिट यानी हित्ती, और 10वीं है तोखरी। बारोपीय परिवारे इरानी भारती द्वयी बाल्टोस काल्विनी चैव अर्मेनी ग्रीक केंटिकी जर्मानिकी च तोखरी हित्ती अल्बानिटी तथा इटालिकी च 10वीं शाखा श्वेता प्रकीर्तिता। ये 10 प्रकार की शाखाएं बारोपीय परिवार की होती है। उसके बाद है बारोपीय परिवार के विभिन्न नाम। पहला है इंडो जर्मनिक, दूसरा है आर्य परिवार, तीसरा है बारोपीय परिवार और चौथा है भारत हिती परिवार। रचना की दृष्टि से यह परिवार श्लिष्ट योगात्मक है। इसकी जो रचना है उसकी दृष्टि से ये परिवार जो है इंडो जर्मनिक, आर्य परिवार, बारोपीय परिवार और भारत हिती परिवार, ये क्या है? श्लिष्ट योगात्मक। हमने कल देखा था श्लिष्ट योगात्मक और अश्लिष्ट योगात्मक, ऐसे 2 टाइप्स होते हैं। उसके बाद है कैंतुम और शतम यानी शतम वर्ग। इसका विभाजन प्रोफेसर अस्कोली ने किया है। शतम वर्ग और कैंतुम वर्ग, तो संस्कृत तो शतम, लैटिन तो कैंतुम, ये हो गए। उसके बाद है अवेस्ता तो शतम, फारसी तो सद, हिंदी तो 100, रूसी तो लिथुआनियस तो रिपमतास, उसके बाद है ग्रीक हेक्टोन, केल्टिक तो आयरिश यानी कैथ, उसके बाद है तोखरी तो कन, गाथिक तो हुंड, जर्मनी तो हुंटर्ड, उसके बाद है फ्रेंच यानी सेंट और उसके बाद है इटालियन तो कैंतो। शतम वर्ग और कैंतुम वर्ग देखते हैं हम। भारत ईरानी आर्य, बाल्टोस्वालिक और आर्मीनी और अल्बाटी यानी इलिरी, ये हो गए शतम वर्ग। उसके बाद है कैंतुम वर्ग तो ग्रीक, केल्टिक, जर्मानिक यानी टूटानिक, उसके बाद है इटालिक और हिटाइट और तोखरी, ये हो गए कैंतुम वर्ग। बारोपीय परिवार की विशेषताएं। बारोपीय परिवार वैशिष्ट्यम दशकम मतम श्लिष्टयोगात्मकत्वं तु प्रकृति प्रत्यात्मा एकाक्षरम धातुना सुप्तेंडो कुच्च तद्विता स्वातंत्र्योपसर्गाणा पदमूला च वाक्यता प्रयत्न प्रत्ययार्थक व्यक्ति समासपि रुचिस्तथा अपश्रुति प्रयोगश्च प्रत्यधिकार मेकवैच। उसके बाद है ईरानी भारती। बारोपीय परिवार की भाषाओं की तुलना से यह स्पष्ट होता है कि यह परिवार प्रारंभ से ही 2 भागों में विभक्त होता है, कैंतुम और शतम यानी शतम वर्ग। कैंतुम वर्ग में अधिकांश बारोपीय भाषाएं आती है और शतम या शतम वर्ग में मुख्य रूप से संस्कृत और अवेस्ता भाषाएं आती है। संस्कृत और अवेस्ता में इतनी अधिक समानता है कि इनको एक पृथक शाखा माना गया है। इसको भारत ईरानी या हिंदी ईरानी शाखा कहते हैं। ईरान शब्द आर्यानाम का अपभ्रंश रूप है, जैसे ब्राह्मणानाम का बम्भनाम, अभिनानाम का हरियाणा। भारत और ईरानी के कारण इसे भारत ईरानी और आर्य परिवार के कारण आर्य शाखा कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद है बाल्टोस्लाविक यानी लेटोस्लाविक, तो इस लेटोस्लाविक भी कहते हैं। इस उपपरिवार की शाखा 2 है। उसकी जो उपपरिवार की 2 शाखाएं कौन सी? बाल्टिक और स्लाविक। तो पर्शियन, लिथुआनियन और लैटिका, ये है बाल्टिक। उसके बाद है स्लाविक तो महारूसी, श्वेत रूसी, लघु रूसी और रुथेली तो पूर्वी, और चेक, पोलिश, स्लोवाकी तो पश्चिमी, और बल्गेरी, सर्बो तो क्रोटी दक्षिणी। तो पूर्वी, पश्चिम और दक्षिण ये 3 भाग में जो है स्लाविकी, वो 3 भाग में बांटी गई है। उसके बाद है आर्मीनी तो आर्मीनियम, यह आर्मीनिया की भाषा है। इसके 2 रूप है, पहला है स्तंब्लू और दूसरा है अरारट। तो देखते हैं हम स्तंब्लू, तो यह यूरोप में बोली जाती है। और उसके बाद है अरारट, यह एशिया
क्षेत्र में बोली जाती है। उसके बाद है अल्बाटी यानी इलिरी। यह भाषा प्राचीन इलिरी भाषा का ही वर्तमान अवशिष्ट जो रूप है वो वर्तमान इलिरी भाषा का ही होता है। उसके बाद है ग्रीक, तो हेलेनिक। तो इसमें प्राचीन काल में एटिक और डोरिक मुख्य बोलियां थी। इनमें सबसे पुराने ग्रंथ होमर के 2 महाकाव्य है। पहला है इलियड और दूसरा है ओडिसी। ग्रीस में सामान्य रूप से प्रचलित जन भाषा को कोइने कहते थे। उसके बाद है केल्टिक। यह यूरोप के बहुत बड़े भूभाग की भाषा थी। इसके 2 मुख्य वर्ग हैं। पहला है क वर्ग और दूसरा है प वर्ग। मूल आरोपीय प ध्वनि प रहती है और कुछ में क हो जाती है। जो प ध्वनि है वो कुछ में प रहती है और कुछ में क हो जाती है, जैसे कि प्रैंक यानी क्रैंक ऐसे होते हैं। उसके बाद है वेल्क में पंप और आयरिश में कोइक को हो जाता है। जो वेल्स में जो पंप होता है वो आयरिश में क्या हो जाता है, कोइक हो जाता है। क वर्ग और प वर्ग। क वर्ग में गैलिक में आयरिश मुख्य है और प वर्ग में ब्रिटानिक में वेल्श और ब्रिटन मुख्य है। उसके बाद है जर्मानिक जो 7वें नंबर पर है, जो कि टूटोनिक भी कहते हैं उसको, और यह भारोपीय परिवार की सबसे अधिक विस्तृत भूभाग में बोली जाने वाली भाषा है। जर्मन और डच भाषा साहित्य की भी उच्च कोटि का है। उसमें क्षेत्रीय विभाजन देखते हैं हम। पूर्वी क्षेत्र में गाथिक, पश्चिमी क्षेत्र में अंग्रेजी, उच्च जर्मन, निम्न जर्मन और डच और फ्लेमिश। और उसके बाद है उत्तरी क्षेत्र। तो उत्तरी क्षेत्र में आइसलैंडिक और नॉर्वेजियन और डेनिश और स्वीडिश। ये हो गए 3 जो पार्ट्स है क्षेत्रीय विभाजन के, पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी। उसके बाद है इटालिक जो रोमांस। क्षेत्रीय विभाजन उसका देखते हैं हम। इटालियन, फ्रेंच, स्पेनिश और रोमानियम। ये हो गए इटाली के क्षेत्रीय विभाजन। और उसके बाद है पुर्तगाली जो उसमें 5वां है, पुर्तगाली। रोमांस वर्ग की भाषाओं का विकास लैटिन से हुआ था। उसके बाद है हिटाइट यानी हिती। प्रोस्टुटरेट ने इसे भारोपीय परिवार की पुत्री न मानकर बहन माना है। भारोपीय परिवार को भारत हिती परिवार कहना अत्यधिक उपयुक्त माना जाता है। हिटाइट में संज्ञाओं, विशेषणों और सर्वनामों के केवल 2 ही लिंग होते हैं। पहले है पुल्लिंग और दूसरा है नपुंसकलिंग। इसमें स्त्रीलिंग नहीं होता। हिटाइट में 6 कारक होते हैं। अधिकरण सप्तमी नहीं हुए। सर्वनाम भारोपीय सर्वनाम से बहुत मिलते हैं, विशेषतः लैटिन से। उदाहरण देखते हैं हम हिटाइट, लैटिन, संस्कृत और अर्थ। तो देखते हैं हम हिटाइट, तो उक यानी उग और एगो अहम मैं, ये हो गए हिटाइट में। उक को क्या बोलते हैं, लैटिन में जो एगो बोलते हैं। उसके बाद संस्कृत में अहम बोलते हैं और अर्थ उसका हिंदी में होता है मैं। किस किद, तो किस किद लैटिन में भी और संस्कृत में चिद यानी अर्थ उसका हो गया है कौन। किस की, किस कम, किस चिद और कोई। किस्सा, किसक, कसक, तो कोई भी, ऐसे उसके अर्थ पाए जाते हैं। इसमें 2 काल है, पहला है वर्तमान और दूसरा है भूतकाल। 2 वृत्तियां है, निश्चयार्थ और आज्ञार्थ। उसके बाद 2 प्रक्रियाएं भी है, तो नीच और यड़, ये 2 प्रक्रियाएं है। उसके बाद है 10वें नंबर पर तोखरी। इसे बोलने वाली तोखर लोग थे। महाभारत के में इन्हें तुषारा कहा है। इसे ग्रीक में तोहराई कहा गया है। इसे हुणों ने नष्ट किया था। मुख्य विशेषताएं उसमें क्या थी, तो उसमें कारक 9 प्रकार के थे। प्रधान कारक 3 थे, जो कि कर्ता, कर्म और संबंध, ये 3 प्रकार के प्रधान कारण थे। तोखरी में द्विवचन होता है, परंतु हिटाइट में नहीं होता।
इसमें सौ के लिए कंद शब्द है। यह कैंतुम वर्ग में आती है। जो तोखरी है वो किस वर्ग में आती है? कैंतुम वर्ग में आती है। ध्वनियों का वर्गीकरण, उसके बाद हम देखते हैं हमारा टॉपिक है ध्वनियों का वर्गीकरण। वैदिक ध्वनियां, संस्कृत ध्वनियां और ये सब हम देखते हैं। तो देखते हैं हम वैदिक ध्वनियां कितनी है? 52। मूलाक्षर कितने हैं? 11। तो कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, रू, लू, ए, ओ। ये जो मूलाक्षर है वो कितने हैं? 11। उसके बाद जो है वो 48। तो देखते हैं हम संस्कृत ध्वनियां। संयुक्त स्वर 2 है, ए और ओ। अंतस्थ जो है वो कितने हैं? य, र, ल, व। अघोष संघर्षी श, श, स। घोष ऊष्म ह। अघोष ऊष्म विसर्ग। शुद्ध अनुनासिक तो अनुस्वार। और हिंदी ध्वनियां कितनी है? 54। उसमें स्वर है समृद्ध। समृद्ध जो है ई, उ। जो बड़ा ई, छोटा ई और बड़ा ऊ और छोटा ऊ। उसके बाद है अर्ध समृद्ध। ए यानी ए और ओ, तो ए और ओ दोनों से अर्ध समृद्ध। उसके बाद है अर्ध विवृत, तो अ। विवृत तो अ और आ। उसके बाद है वत्सर। न, नहल, ल, लह, र और ह, यह है वत्सर्य। उसके बाद है शिथिल स्वर अ, ई, उ। उसके बाद है दृढ़ स्वर आ, ई, उ। उसके बाद है पंच स्वर उ, आ। अग्र स्वर ई, ए। मध्य स्वर अ और वर्तुल स्वर अ, ओ, औ। ये हो गए स्वर, जो हिंदी में जो ध्वनियां है उसके जो स्वर। उसके बाद है व्यंजन। संघर्षी ह, ख, ग, स, श, ज, फ, व। ये हो गए व्यंजन जो कि संघर्षी। उसके बाद है स्पर्श संघर्षी। च, छ, ज, ज, यानी च से छ का स्पर्श होता है और ज से ज का स्पर्श होता है, इसलिए वो हो गए स्पर्श संघर्षी। उसके बाद है अनुनासिक यानी ड, ज, न, म, ये हो गए अनुनासिक। उसके बाद है पार्श्विक, तो लह और ल यानी लह। उसके बाद है लुठित यानी र, यानी जो ह है उस पर रेकार करोगे तो रह। और उसके बाद है उक्षित, तो ड और ड। उसके बाद है अंतस्थ यानी अर्धस्वर, तो य और व। उसके बाद हम देखेंगे प्रत्यय के आधार पर वर्गीकरण। स्पर्श, स्पर्श संबंधी, ऐसे हम जो है प्रत्यय के आधार पर वर्गीकरण वो हम देखेंगे। आपको जो चल रहा है उसमें समझ में आ रहा है कि नहीं, वो पहले मुझे एक बार कंफर्म करके बता दो। एक बार थंब कर दो तो मैं समझ जाऊंगी कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, जल्दी से जल्दी कर दो। उसके बाद हम देखेंगे प्रत्यय के आधार पर वर्गीकरण, जो कि 4 टाइप से उसकी स्पर्श, स्पर्श संघर्षी, संघर्षी और अर्धस्वर। जो हमने अभी स्वर और व्यंजन में देखे उसके ही टाइप से हैं। तो ठीक है, जल्दी से जल्दी बता दो एक बार। ठीक है, हम देखते हैं स्पर्श, जिसके उच्चारण में वांग्यान के 2 अवयवों का परस्पर स्पर्श होता है। शब्द के अंत में आने वाले अल्प प्राण स्पर्श अपूर्ण होते हैं। वाक, क्षुत, बुबुत, खट आदि स्पर्श के 2 भेद हैं। पहला है अभिनिदान और दूसरा है अभिनिहित। अपूर्ण अभिनिदान यानी अपूर्ण का अपूर्ण या अस्फोटिता, अस्फोटित। और उसके बाद है अभिनिहित, तो पूर्ण या स्फोटित। स्पर्श व्यंजन देखते हैं हम क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो क में क, ख, ग, घ। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ। उसके बाद त वर्ग में त, थ, द, ध। उसके बाद प वर्ग में प, फ, ब, भ। ये हो गए स्पर्श के व्यंजन। ठीक है, उसके बाद है स्पर्श संबंधी, जिनका आरंभ स्पर्श से होता है परंतु जिनका स्फोट या उन्मोचन झटके से न होकर धीरे धीरे से होता है।
यानी जिसका आरंभ स्पर्श से होता है, यानी च छ ज ज, इस स्पर्श से तो हो गया उसका आरंभ, परंतु इसका जो स्फोट या उन्मोचन जो है वो झटके से न होकर धीरे धीरे से होता है, यानी च वर्ग, च छ ज ज। ठीक है। उसके बाद है संघर्षी, जिनके उच्चारण में आंतरिक वायु का न तो स्पर्श ध्वनि के तुल्य पूर्णतया अवरोध होता है और न स्वरों के तुल्य अबाध रूप से मुख्य से बाहर निकलती है। उदाहरण है उसके ह यानी विसर्ग, ह ख ग श स ज फ व। उसके बाद है अर्धस्वर, जिनके उच्चारण में मुख्य द्वार व्यंजनों के तुल्य न पूर्णतः बंद होता है और न स्वरों के तुल्य पूर्णतः खुला रहता है, यानी पूर्णतः बंद भी नहीं होता और पूर्णतः खुला भी नहीं होता। वो हो गया उदाहरण उसका है य और व। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद हम देखेंगे मानवीय ध्वनि यंत्र। मानवीय में ध्वनि यंत्र कैसे काम करता है और कैसा उसका जो है वो हम देखेंगे। तो देखते हैं हम। विज्ञान में ध्वनि का सूक्ष्मता से अध्ययन किया जाता है। ध्वनि का एकमात्र साधन व्यंग्यांग है। व्यंग्यांग का सूक्ष्मता से ज्ञान ध्वनि विज्ञान की शिक्षा के लिए अनिवार्य है। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, किन स्थानों से होकर जाती है, कहाँ रुकती है, कहाँ संघर्ष करती है, कहाँ और कैसे घोष और अघोष का रूप धारण करती है आदि के स्पष्ट ज्ञान के लिए वांगींद्रिय या वांग्यांग के प्रत्येक अवयव का ज्ञान अनिवार्य होता है। यानी ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है और ध्वनि की शिक्षा के लिए क्या अनिवार्य है, किन स्थानों पर होकर आती है, यानी जिह्वा मूल्य, दंत, ओष्ठ ऐसे किन स्थानों पर होती है, कहाँ रुकती है, कहाँ संघर्ष करती है, कहाँ और कैसे घोष और अघोष का रूप धारण करती है आदि के स्पष्ट जो ज्ञान होता है वो उसके लिए वागेंद्रिय या वाग्यन के प्रत्येक अवयव का ज्ञान अनिवार्य है। इसके आधार पर ही ध्वनि शिक्षा पूर्ण हो सकती है। जिन अवयवों या अंगों की सहायता से भाषा ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है उन्हें वाग्यन यानी ध्वनि यंत्र या उच्चारण यानी अवयव कहा जाता है। मानवीय वाग्यन की तुलना वीणा या बांसुरी आदि से की जा सकती है। वीणा आदि में एक ओर से वायु आती है, उसे कभी पूर्ण रूप से रोका जाता है, कभी अपूर्ण रूप से रोका जाता है और कभी कभी पृथक पृथक स्थानों से निर्गत करके स र ग म की विभिन्न ध्वनियों उत्पन्न की जाती है। इसी प्रकार फेफड़ों से आने वाली निश्वास वायु स्वर तंत्रियों, कोमल तालु, कठोर तालु, दंत, होष्ठ आदि से नियंत्रित करते हुए सभी प्रकार की ध्वनियां उत्पन्न की जाती है। उसके बाद है ध्वनि परिवर्तन के कारण। परिवर्तन सृष्टि का नियम है। विश्व की प्रत्येक वस्तु में निरंतर परिवर्तन होता रहता है और हो रहा है और होता रहेगा। इसको ही वैदिक ऋषि के यत् किंचित जगत्या जगत यजुर्वेद में 40वें अध्याय का प्रथम है कहा जाता है। संसार की प्रत्येक वस्तु संसरणशील परिवर्तनशील है। प्रत्येक भाषा की ध्वनियों में भी निरंतर परिवर्तन होता रहा है। इसे परिवर्तन के कारण एक एक शब्द के अनेक अपभ्रंश हो जाते हैं। जैसे मनुष्य तो मानुष, मानस, मनुष आदि उसके अपभ्रंश है। एतैव महाभाष्यकार पतंजलि ने कहा है एकैकस्य ही शब्दस्य बहवो अपभ्रंशो, यानी एक शब्द के बहुत सारे अपभ्रंश होते हैं। महाभाष्य प्रथम आहिक में है। भाषा का प्रमुख तत्व ध्वनि होता है। वक्ता इसका उच्चारण करता है और श्रोता इसे सुनता है। वक्ता की ध्वनि पर दो प्रकार का प्रभाव पड़ता है, अभ्यंतर और बाह्य। ये हमने कल देखा था। वक्ता और श्रोता से संबंध कारणों को अभ्यंतर कारण कहते हैं, जैसे प्रयत्न, लाघव, मुख सुख, अज्ञान, शीघ्र भाषण आदि।
इसके अतिरिक्त अन्य कारणों को बाह्य कारण कहते हैं। ये कारण बाहर से ध्वनि को प्रभावित करते हैं, जैसे सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक आदि कारण होते हैं। इस प्रकार ध्वनि परिवर्तन के कारणों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है अभ्यंतरण कारण और दूसरा है बाह्य कारण। तो ध्वनि के दो टाइप्स, अभ्यंतरण और बाह्य। तो अभ्यंतरण के कितने टाइप्स है? और 10 टाइप है। उसके बाद बाह्य, तो उसके 6 टाइप्स है। तो देखते हैं अभ्यंतरण के 10 टाइप। तो पहला है प्रत्यय लाघव या मुख सुख, दूसरा है लघुकरण की प्रवृत्तियां, तीसरा है अनुकरण की अपूर्वता, उसके बाद है अशिक्षा, उसके बाद है शीघ्र भाषण, उसके बाद है भावावेश, उसके बाद है काव्यात्मकता, उसके बाद है बलात्घात, उसके बाद है कृत्रिमता, उसके बाद है भ्रामक व्युत्पत्ति। और बाह्य के 6 टाइप्स कितने हैं? तो पहला है भौगोलिक प्रभाव, दूसरा है सामाजिक एवं राजनैतिक परिस्थितियां, तीसरा है काल प्रभाव या स्वाभाविक विकास, उसके बाद है लिपि दोष, उसके बाद है अन्य भाषाओं का प्रभाव, उसके बाद है सादृश्य। ध्वनि परिवर्तन का सर्वप्रमुख कारण है प्रयत्न लाघव या मुख सुख। ध्वनि परिवर्तन तो अकारण और सकारण, यानी सहेतु और निहेतु। तो उदाहरण हम देखते हैं संस्कृत एवं अवेस्ता में ग, गी और लैटिन में ई, ए को। संस्कृत और लैटिन। तो फरामी लैटिन में फेरो, संस्कृत में अहम और लैटिन में ईगो। संस्कृत एवं अवेस्ता में आ, ग्रीक और लैटिन में ओ। संस्कृत में ददाती, लैटिन में दुमन, संस्कृत में द्वा और लैटिन में डो। ठीक है, ये उसके एग्जाम्पल थे। उसके बाद जो हम देखेंगे, हमारा जो नेक्स्ट क्लास है वो ध्वनि नियम और जितने भी नियम है, ध्वनि नियम, ग्रीन नियम और ग्रासमन नियम, वर्नर नियम, ये सब हम उसके बाद की क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो आपके लिए आज के लिए इतना ही, और वी वांट योर फीडबैक, तो फीडबैक देना मत भूलिएगा और क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, वहां पे जाके आप फॉलो अप कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय स्टूडेंट्स।